जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमारी जो है वो एक प्लेलिस्ट जो है वो चल रही है। और जिन लोगों को नहीं पता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल कमलाक्ष झा ऑफिशियल में जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल पूरे वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हैं। आपको एक एक करके पूरे टॉपिक सब टॉपिक वाइज जो है वो पूरे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें जिससे कि आप लंबे समय तक घंटों तक जो है वो पढ़ पाएं और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद रह सके। बट उससे पहले जिस पर्पस के लिए आपने ये वीडियो ओपन किया है उसको हम शुरू करेंगे, और यहाँ पर हम बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है। राइट, फालतू की चीजें पर हम टॉपिक को स्ट्रेच नहीं करते हैं, सिर्फ वही चीज जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, ये सब चैप्टर्स हम ऑलरेडी जो है वो कवर अप कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। आज जो हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं ये है हमारा चैप्टर इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल था उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिला। तो आइए उसी चीज को हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा। तो कभी सोचा है कि एक टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर और इंडस्ट्रियल एडवांस देश इंडिया, सबसे अमीर। अब आप बोलोगे सर इंडस्ट्रियली एडवांस देश कैसे हुआ? अरे भैया, घर घर में इंडस्ट्री थी। घर घर में इंडस्ट्री थी। घर घर में लोग जो है वो कपड़ा बनाते थे। घर घर में सबके पास अपना खुद का एक अलग काम था। आर्टिस्ट थे घर घर के अंदर। तो इसलिए तो दादा भाई नरोजी ने जो है वो कहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि जिस समय जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो रहा था यूरोप में, उस समय इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो दी है वो इसीलिए तो दी है। तो इंडिया सोचो एक टाइम पर इतना अमीर था और ब्रिटिश रूल के दौरान इतना गरीब क्यों बन गया, वो आज इसी लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के पीछे की पूरी कहानी। क्योंकि ये चीज आपसे मेंस में भी पूछी जा सकती है और प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है कि ऐसा क्या हुआ कि हम इतनी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट जो है वो किए गए। राइट, एक्सप्लॉइटेशन हमारी कंट्री का हुआ। राइट, तो वही चीज हम लोग जो है वो समझेंगे। क्या आपको पता है कि सिर्फ टैक्सेस और सैलरीज के जरिए ही ब्रिटिश ने लाखों करोड़ों की संपत्ति इंडिया से ले गए? पता है आपको? लाखों करोड़ों रुपए इंडिया से ले गए सिर्फ टैक्सेस और सैलरीज के नाम पर। क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोग जो अपॉइंट किए गए थे उनकी सैलरी भी इंडिया के पैसों से ही आती थी। लाखों करोड़ों लोग लाखों करोड़ों रुपए, सॉरी, ले गए इंडिया से। सोचिए आप। और वो भी उस समय जिस समय कितनी वैल्यूएशन थी। यानी कि जो लोग इंडिया के अंदर ब्रिटेन से आए थे फटीचर बन के, वो जब वापस गए ना, तो उनकी 7 पीढ़ियों ने खाया है और अभी तक खा रही हैं, इतना पैसा लेके गए हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले ब्रिटिश रूल ने गाइस इंडिया के साथ जो है वो क्या किया, इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर और रेडी मार्केट बना दिया। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रॉ मटेरियल सप्लायर की, इंडिया से रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन में बस। और ब्रिटेन से जो भी या ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो भी रेडीमेड सामान आएगा वो हम परचेज करेंगे। तो सोचिए आप, सस्ते में चीजों को बेच रहे हैं, महंगे में चीजों को खरीद रहे हैं। रॉ मटेरियल हमेशा सस्ता होता है ना। अब बताओ, एक टमाटर है और दूसरी तरफ टोमेटो केचप है, महंगा क्या है? टमाटर महंगा है या टोमेटो केचप महंगा है? ऑब्वियसली टोमेटो केचप। तो हम रॉ मटेरियल भेजते थे, वो लोग प्रोसेस करके हमारे पास वापस भेज देते थे। तो इंडिया ब्रिटिश के सामानों को कंज्यूम करता था पर खुद का इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म कर दी थी इंडिया ने। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैनचेस्टर से बन के आया कपड़ा कलकत्ता और दिल्ली में बिकता था, लेकिन बनारस और ढाका के जो वीवर्स जो थे, जो बुनते थे, बुनाईकार, बुनिया जो हम लोग बोलते हैं ना, बुनाई जो बुनाई करते थे, वीवर्स, वो बेरोजगार हो गए। आर्टिस्ट बेरोजगार हो गए सबके सब। जिन लोग का खुद का कारोबार था वो खत्म करके ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री के अंदर जाकर मजदूरी करने लगे। सोचिए आप, ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई इंडिया के अंदर कि इंडिया में मालिक जो थे खुद, यानी कि खुद का जिनका बिजनेस था उनका बिजनेस खत्म हो गया। जो खुद मालिक थे वो नौकर बन गए, मजदूर बन गए। सोचिए। नेक्स्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है, दादा भाई नरोजी जी की थ्योरी। अभी तक अगर आप लेक्चर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे, एनसीईआरटी अगर आपने फॉलो करी होगी तो इस थ्योरी का
पता ही है आपको, याद हो ही चुका होगा, दादा भाई नौरोजी जी की ये थ्योरी थी, इंडिया की वेल्थ ड्रेन्ड टू ब्रिटेन विदाउट एनी रिटर्न। पूरा पैसा इंडिया से ब्रिटेन चला गया बिना किसी रिटर्न के। टैक्स इंडिया के अंदर कलेक्ट हुए, फायदा किसको मिला? ब्रिटेन को। डेवलपमेंट हुआ ब्रिटेन के अंदर। प्रॉफिट्स इंडस्ट्रीज के ब्रिटेन भेज दिए जाते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरीज भी इंडिया के ही रेवेन्यू से चलती थी। इंडिया के अंदर जो भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उससे ब्रिटिशर्स को सैलरी भी मिल रही है। उससे ब्रिटिशर्स जितना भी पैसा उठाकर अपने देश ले जा रहे हैं, वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर नहीं कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि वो सिर्फ ब्रिटिश के इंटरेस्ट के लिए हुआ। ब्रिटिशर्स लड़ाई लड़ते थे ना, जैसे अफगानिस्तान वॉर, जितनी भी लड़ाइयां ब्रिटिशर्स ने लड़ी है, पूरा पैसा इंडिया ने फंड किया है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ कौन से देश के लिए फायदेमंद था और कौन से देश के लिए नुकसानदायक? तो ब्रिटेन के लिए फायदेमंद, इंडिया के लिए नुकसानदायक। ब्रिटेन रिच बन गया और इंडिया गरीब बन गया। इस चीज के चलते देखो, इंडिया बिकेम पुअर एंड अंडर डेवलप्ड, ब्रिटेन ग्रू रिच। देखो कितने अच्छे से हमने आपके लिए पूरे नोट्स तैयार करके रखेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखना है तो ये 4 पॉइंट्स लिखी है। मेंस के भी बिल्कुल क्लियर चीज है, क्योंकि कोई आपको बैठ के वहां पर स्टोरी नहीं लिखनी है मेंस के आंसर में, या प्रीलिम्स में भी आपको एकदम बिल्कुल सटीक चीज चाहिए। तो यहां पर मैं सिर्फ वही चीज आपको कवर अप कराऊंगा जो आपके प्रीलिम्स और आपके मेंस के लिए बिल्कुल पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट हो, जिससे कि आपको फालतू लेंदी लेक्चर भी ना लगे, शॉर्ट में आपको चीजें जो है वो समझ में आए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका टाइम जो है वो बचाएं हम, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में मेहनत हमने कर ली है। अब जो काम की चीजें हैं वो आपको दे रहा है, जिससे कि आप वो काम की चीजें उठाएं और आगे बढ़ें। और इसी बात पे हो जाए एक लाइक, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, जो मैंने आपको बताया कि इंडिया की इंडस्ट्रीज खराब हो गई। इंडिया पहले टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के मामले में, हैंडीक्राफ्ट्स के मामले में दुनिया में लीड करता था। ब्रिटिश लेकर आए पॉलिसीज, जैसे कि इंडियन सामानों पर हाई टैक्स लगा दिया। ब्रिटिश के मशीन मेड जो सामान थे वो सस्ते थे, और आर्टिस्ट जितने भी थे वो बेरोजगार हो गए, मजदूर बन गए। ढाका मुस्लिम, पता है आपको, एक समय पर दुनिया भर में मशहूर थी ढाका का कपड़ा मुस्लिम। ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से लुप्त हो गया वो। ब्रिटिश सामान जो है वो सस्ते कैसे होते थे बता सकता है कोई? अरे मशीन में एक बार में जो है वो, उनके मशीनरी है, सप्लाई जो है वो खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है। आज भी देखते होंगे आपकी हैंडमेड जो सामान होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, क्योंकि उसमें नक्काशी होती है, कलाकारी होती है, टाइम लगता है। और इसी चीज का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उसमें उनकी लागत जो है वो कम लगी, टाइम उनका कम लगा, और प्रोडक्शन तेजी से इंप्रूव हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी का उन्होंने उपयोग किया, टेक्नोलॉजी को तो हमेशा उसकी प्रशंसा जो है वो करनी चाहिए। बट द पॉइंट इज दैट कि वो सेम मशीनरी, वो सेम टेक्नोलॉजी ब्रिटेन ने इंडिया के अंदर नहीं दी। समझ रहे हो आप? इनने मजबूर कर दिया कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, खुद से कपड़ा बना रहे हैं, उनका कपड़ा बिके ही ना, और वो मजदूर बन जाए, बेरोजगार बन जाए। समझ रहे हो? तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से वापस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ हम चले गए, और उससे गरीबी बढ़ गई। जो हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि अक्सर लोग इस चीज में रहते हैं कि यार इंडिया जो है वो हमेशा से एग्रीरियन कंट्री रहा है। नहीं भाई, ब्रिटिशर्स के टाइम पर घर घर में इंडस्ट्रीज थी हमारी। तो उनकी जो पॉलिसीज है ना, उनने जो कबाड़ा किया है, जो आज की डेट तक जो गरीबी खत्म नहीं हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ जुड़ा हुआ है। तो आप ये चीज लिंक करेंगे अपने मेंस के आंसर में, ये कॉन्सेप्ट। तो क्लैरिटी मिली कि आंसर कैसे लिखना, ये कॉन्सेप्ट क्या है? बता, क्लैरिटी मिली तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। कभी ये चीज सोची कि जब अपन मेंस का आंसर जो है वो लिखेंगे, क्योंकि अक्सर अक्सर मैं आपको बता रहा हूँ 99.9% लोग मेंस के आंसर में ये चीज लिखेंगे, इंडिया वॉज ऑलवेज एग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया हमेशा से जो है वो कृषि क्षेत्र में ही रहा है। प्राइमरी जो सेक्टर है वो इंडिया का हमेशा से ही, ज्यादातर लोग कृषि में रहे नहीं। घर घर में इंडस्ट्रीज थी हमारी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रख देना दादा भाई नरोजी की, मजा आ जाएगा। आपकी जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। तभी तो सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है इस एग्जामिनेशन के अंदर, और उसका होता है जो बिल्कुल की पॉइंट्स पर बात करे। और वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कि आप जो है उससे फायदा उठाओ।
और की पॉइंट्स के माध्यम से जो है वो चीजों को ध्यान में रखो, क्योंकि देखो रेडीमेड नोट्स मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, रेडीमेड नोट्स। नेक्स्ट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और एग्रेरियन डिस्ट्रेस। बहुत ध्यान सुनना, परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा है ना हमने, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। जमींदार फिक्स्ड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, किसान पर बर्डन हाई टैक्स का हो गया, भूख और गरीबी का कारण जो है वो ये चीज बनी। किसान छोड़ छोड़ के भग गए ना यार, अपनी जमीन टैक्स ही नहीं दे पा रहे थे वो। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली फूड क्राइसिस हुए, भुखमरी के कारण लोग मरे, गरीबी हुई, फेमाइन आया। यस। तो इनकी ये पॉलिसीज थी। रैयतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो की, किसान से डायरेक्टली टैक्स वसूला गया, अगर टैक्स नहीं दिया तो जमीन छिन जाती थी। महलवारी सिस्टम, पूरे गांव से टैक्स वसूला जाता था, याद आ रहा है, एनसीईआरटी में हमने कवर किए ये पूरी चीजें। पंजाब वगैरह तक ये सीमित था। इसमें बेसिकली गांव को, ग्रुप ऑफ विलेजेस को ठेका दे दिया जाता था कि टैक्स जो है वो, मतलब आप जो है वो एक वो दो, ठेका लो, और एक पर्टिकुलर टैक्स जो है वो पे करो। और समय समय पर इसका रिवीजन होता था, चेक किया जाता था कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो कौन सा रेवेन्यू सिस्टम गाइज आपको लगता है कि जिसमें मिडिल मैन थे, किस रेवेन्यू सिस्टम में मिडिल मैन थे, कोई बता सकता है? इन तीन तीन रेवेन्यू सिस्टम आपके सामने हैं, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महलवारी, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इन तीन में से किस में मिडिल मैन थे, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन। तो किसान जो है वो बेघर हो गए, भूखमरी बढ़ने लगी। फिर उसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया ने ब्रिटिशर्स ने, कैश क्रॉप्स जैसे कि इंडिगो, कॉटन, टी, इसको प्रमोट किया, फूड क्रॉप्स कम हो गए, अगेन भूखमरी बढ़ी। इंडिया के अंदर भूख के मारे जो लोग मरे ना, उसके पीछे भी कारण ब्रिटिशर्स हैं। उन लोग ने अपने बेनिफिट के लिए यहां पर अनाज उगवाने की जगह कैश क्रॉप फोर्सफुली उगवाए, और इसके इससे नुकसान तो इतना बड़ा हुआ कि हमारी जमीन जो थी, उपजाऊ जमीन, वो बंजर बन गई। इंडिगो इंडिगो पढ़ा होगा ना आपने, उसकी जड़ें जो होती है वो काफी डीप तक जाती है, जो जमीन को बंजर बना देती है। किसान ने हाथ पैर जोड़े बट साले माने नहीं, फिर हमने पिटाई करी इनकी, तब जाके माने। इंडिगो रेबिलियन होता है 1860 में, याद रखना, 1860, 1860, इंडिगो रेबिलियन। बंगाल के किसान ने इंडिगो के फोर्स कल्टीवेशन के खिलाफ आंदोलन किया था, समझे? फिर इन लोगों ने डेवलपमेंट किया कि रेलवेज बनाएंगे। क्यों क्यों रेलवेज बना रहे थे ये? क्योंकि इन लोग को अपना सामान को जल्दी से जल्दी, सामान और मिलिट्री, जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। रेलवेज का डेवलपमेंट इंडिया के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं था, ब्रिटिश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हुआ। ये चीज तो अब आपको रट चुकी होगी। कच्चा माल और सामान ट्रांसपोर्ट इजी हो सके और जिससे ब्रिटेन को फायदा हो सके, इसलिए ये रेलवेज इंट्रोड्यूस किए थे। अच्छा, पहली रेलवे लाइन जो है वो कहां से कहां तक की थी, कौन बताएगा? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर फटाक से बताओ। इंडिया पॉलिटिकली कनेक्ट हुआ लेकिन इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई गाइस। तो ये रेलवेज का फायदा तो था कि इससे, क्योंकि चर्चाएं जो है वो होने लगी, हालांकि लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह खुद भी जो है वो जाने लगे, लीडर्स ने इसका फायदा उठाया, बट ये पूरा जो बेनिफिट था वो ब्रिटेन के इंटरेस्ट पर था। फिर इसके अलावा और भी कुछ चीजों के बारे में बात करें, ब्रिटिश के बैंक्स ने इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया। हाई इंटरेस्ट रेट्स ने इंडियन ट्रेडर्स और किसानों को कर्जे में डाल दिया। इंडियन बिजनेस पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। तो क्या आज के इंडिया में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक चैलेंज है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, एक चैलेंज तो है। कैसे? बट देखो, चैलेंज है, बट इंडियन गवर्नमेंट इंडियन के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, सरकार जो है वो लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए वेरियस पॉलिसीज लेकर आती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो दूर दराज के एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए, फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए सरकार प्रयास करती है कि नहीं करती? डेफिनेटली करती है। तो आज के इंडिया में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक चैलेंज है, बट उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सरकार जो है वो पॉजिटिव स्टेप्स लेती है और इंडियंस के बेनिफिट के लिए लेती है, राइट?
अब ब्रिटिश रूल के अंडर कौन सी फेमाइन होती है, अक्सर एग्जाम में आता है। देखो हमने कितने बढ़िया तरीके से लिख दिया है इस चीज को कि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो पहला, ग्रेट बंगाल फेमाइन 1770 में हुई थी, 10 मिलियन लोगों की मौत हुई। दूसरा, मद्रास के अंदर भूखमरी आई, 5 मिलियन 50 लाख लोग मर गए। सोचिए, 1876 से लेकर 78 के पीरियड में। फिर बंगाल फेमाइन एक और हुई 1943 में, जहां पर अगेन 30 लाख लोगों की मौत हुई। तो बहुत बुरी स्थिति हुई है। ब्रिटिश रूल ने इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से खराब किया, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर्स को बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया है, इंडियन इकोनॉमी को स्टैग्नेंट बना दिया। स्टैग्नेंट मतलब अब बढ़ी नहीं पा रही इकोनॉमी, जहां पर है वहां पर अटक गई है। और गरीबी जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही थी। तो आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ध्यान में रखनी है, दादा भाई नरोजी की है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको ध्यान में रखना है कि हैंडीक्राफ्ट्स की जो क्राफ्ट्स की जो है वो मतलब खत्म हो गया पूरी तरह से। लोग जो है जो मालिक थे वो मजदूर बन गए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसानों को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे बताओ जरा। तीन सिस्टम्स के बारे में हमने बात करी ना, कौन से हैं? परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा लिखो फटाक से लिखो, रैयतवारी, तीसरा जल्दी लिखो जल्दी, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, बात करते करते लिख लो, महलवारी। रेलवेज, फेमाइंस, कैश क्रॉप का कल्टीवेशन, किसानों को जो है वो डेट में डाल दिया। ठीक है, अब देखो आज आपको एक 250 वर्ड्स में मैं आपको चार चीजें बता रहा हूं, चार टॉपिक्स दे रहा हूं। उन चार टॉपिक्स में से 250 वर्ड्स में आप इन चार में से कोई भी एक टॉपिक को लिख दो। और अपने पास पेन और पेपर लेकर लिखना 250 वर्ड्स में। और लिखने के बाद मुझे यहीं पर वापस इस वीडियो में आकर कमेंट बॉक्स पे बताना कि किस टॉपिक पर आपने लिखा है और कितने मिनट में वो आपने कंप्लीट किया है। उस पूरे टॉपिक को कितने मिनट में, ठीक है। तो ये चीज जरूर स्टॉप वॉच के साथ रख के 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। अब देखो 250 वर्ड्स को गिनने की जरूरत नहीं है, 2 पेजेस के अंदर आपका कवर हो जाना चाहिए, बस सिंपल, बस ये ध्यान रखो। A4 शीट है आपकी, 2 पेजेस में कंप्लीट कर दो। अब सुनो, चार टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक पे लिखना है आपको। पहला टॉपिक है ड्रेन ऑफ वेल्थ, दूसरा टॉपिक है परमानेंट सेटलमेंट, तीसरा टॉपिक है इंडिगो रेबिलियन, चौथा टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रेलवेज इन इंडिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला टॉपिक ड्रेन ऑफ वेल्थ, दूसरा क्या बताया था मैंने? इंडिगो रेबिलियन, फिर एक परमानेंट सेटलमेंट बताया है, और एक मैंने बताया इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रेलवेज इन इंडिया। तो इसके बारे में लिखना। तो आज का ये लेक्चर गाइस सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह पॉलिसीज एक पूरे देश के फ्यूचर बदल सकती है। तो आईएएस बनना है तो पॉलिसीज बनाना भी सीखना पड़ेगा, और उससे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑलराइट गाइस, ये था पूरा आज का टॉपिक और खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो कवर अप करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपने ब्रेन को स्ट्रांग करना है तो हमारे पास है ब्रेन पावर कैप्सूल्स, जो कि आपकी मेमोरी को जो है वो सुपर स्ट्रांग बनाएगी, फोकस इंप्रूव करेगी, घंटों तक आप पढ़ पाएंगे। और ये प्रूवन है, इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 9 प्रॉपर क्वांटिटी में मिक्स्ड है, अमेरिका से इसको इंपोर्ट हम करवाते हैं। और बहुत बेहतरीन ये मेडिसिन है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी जो है वो इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट भी परचेज करना है तो उसकी लिंक्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके लिंक जो है वो ले सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए की जो है ये कैप्सूल्स पड़ेंगी, जिसमें 60 कैप्सूल्स आपकी आएंगी। अब ये देखो, ये थोड़ी सी कॉस्टली है, उसका रीजन है ये बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। मार्केट में सस्ते, चीप और फेक प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर अपने ब्रेन के लिए कुछ कर रहे हो, अपने पढ़ाई को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लो, ओरिजिनल जगह से ही लो, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट जो है वो जरूर करो, है ना। तो काफी आपको 15 दिन में इसका अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। तो चलिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस।